नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। हर कालखंड में 3 तरह के लोग पाए गए हैं। एक जो आम जीवन को जीकर चले जाते हैं, पारिवारिक परंपरा, धर्म, मजहब को फॉलो करते हुए सत्य क्या है असत्य क्या है उसकी बिना परवाह किए हुए जो भी परंपरागत मिला उसे फॉलो करते हुए एक आदर्श गुलाम की तरह जिंदगी जिए और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो समाज में फैली हुई बुराइयों को पहचानते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं तथा कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे समस्त मानव समुदाय को फायदा हो। इसमें साइंटिस्ट, फ्री थिंकर, प्रगतिशील, तर्कशील इत्यादि लोग आते हैं। ये जन्म से महान नहीं होते बल्कि इनके कर्म से लोग इन्हें खुद ही महान बोलना शुरू कर देते हैं। एक तीसरे भी तरह के लोग दुनिया में हर कालखंड में पाए गए हैं। ये लोग हमेशा षड्यंत्र, मक्कारी, झूठ, फरेब का धंधा करते रहे हैं। या तो ये मीठा बोलकर या फिर बलपूर्वक अपने षड्यंत्र में पहले कैटेगरी वाले लोगों को फंसाकर फेक न्यूज फैलाकर अपने धर्म, मजहब, रिलीजन की स्थापना करते रहे हैं। इनकी इस तरह की मक्कारिता हमेशा चलती रहे, इसके लिए डर और नफरत को भी स्थापित किए। डर स्थापित करने के लिए एक काल्पनिक चरित्र ईश्वर अल्लाह गॉड की जरूरत खड़ा किए। वही नफरत बना रहे, अपनी वाणी को उस ईश्वरीय वाणी बताकर सही और बाकी दूसरों की बातों को धर्म विरोधी, ईश्वर विरोधी बताकर उन लोगों के बीच में नफरत भी पैदा करते रहे। इनमें से कुछ लोगों का कारोबार चल निकला जो कि आजकल कुछ मजहब, धर्म और रिलीजन के रूप में दिखते हैं, जबकि बहुतों की लुटिया भी डूब गई। जब से विज्ञान आया है तब से इस तरह के धंधे की नसबंदी हो गई। अब वो नए नए रिलीजन, नए नए धर्म और मजहब पैदा होने बंद हो गए, लेकिन इस तीसरे कैटेगरी के धंधेबाजों की नसबंदी नहीं हो पाई। ये पैदा होते रहे और इनने अपना गियर बदल लिया। धंधा तो इन्हें अपना चलाना ही था, तो इन्होंने जिन धर्मों को, मजहबों को, रिलीजनों को अफीम कहा गया, तो इनने अफीम की जगह अब चरस और गांजा बोना शुरू कर दिया। और ये चरस और गांजा फर्जी राष्ट्रवाद नाम की एक नई शाखा के रूप में निकल पड़ी, जो कि जर्मनी में हिटलर के समय में देखने को मिली थी। इसी तर्ज पर चलते हुए तरह तरह के इस तीसरे कैटेगरी के धंधेबाज भारत में भी पैदा हुए, जिन्हें कुछ मोहल्लों, शहरों में भी पहचान मिली। विज्ञान आने के बाद जो ये तीसरे कैटेगरी के धंधेबाज थे, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस विज्ञान को तहस नहस करना। इसीलिए इनने सबसे पहला काम किया वैज्ञानिक चेतना को ही मार देना, और इसके लिए इनने तरह तरह के फेक न्यूज चलाए। चूंकि धर्म की अफीम पुरानी हो चली थी और लोग अब इसको पहचानने लगे थे, इसीलिए अति राष्ट्रवाद नाम का चरस बोना भी जरूरी था। और इस अति राष्ट्रवाद के चरस को दिखाकर वैज्ञानिक चेतना को मार देना ही इनका अंतिम और प्रथम लक्ष्य रहा। ऐसी वैज्ञानिक चेतना को मारने के लिए अनेकों गलाघोटू जन्म लिए, चाहे वो जाकिर नाइक हो या फिर राजीव दीक्षित। आज मैं राजीव दीक्षित के बारे में बताऊंगा। ये वो महोदय थे जिन्होंने अपने पूरे तन मन धन से फेक न्यूज को ही अपना जीवन मान लिया था। आजीवन यह फेक न्यूज प्रचारित करते रहे, उसी में जीते थे, उसी में रमते थे, उसी में खाते थे, उसी में पीते थे और फैलाते दिन रात फेक न्यूज थे, इसी अति फर्जी राष्ट्रवाद चरस के नाम पे। इन महोदय ने फेक न्यूज के क्षेत्र में वैज्ञानिक डिग्री ले रखी थी। ये जो चरस बो रहे हैं अति राष्ट्रवाद का, इस नशे में उसके पीछे का जो इनके धर्म का धंधा था वो भी लोगों को अच्छा लगने लगा, और इस चक्कर में बहुत सारे भारतीय गुमराह हो गए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये महोदय कितने फेक न्यूज फैलाते थे। फेक न्यूज नंबर 1 जो कि इनने वैज्ञानिक चेतना को मारने के लिए कहा था। जरा सुनिए इनने क्या कहा था। आप क्या करेंगे उसका 2H2+O2 कभी भी पानी नहीं बनता। मैं विज्ञान का विद्यार्थी, और वो विज्ञान जो यूरोप से आया उसका विद्यार्थी मैं अपने को मानता हूं। भारतीय विज्ञान तो अभी पढ़ना शुरू किया मैंने। 2H2+O2 कभी पानी नहीं बनता, ये मैंने एक नहीं दसियों लेबोरेटरी में करके देखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ कभी पानी नहीं बनता, कितने भी प्रेशर पे मिलाओ, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पानी बनता ही नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी नहीं बन सकता, इसीलिए ये पश्चिम का साइंस खराब है, इसे फेंक दो, ये बकवास है, ये हो ही नहीं सकता। इन्हें लैब एक्सपेरिमेंट भी किया था, ये बना नहीं पाए थे। याद रखें ये एक आर्य समाजी थे। हंसी इस बात पर आती है जब इनके फॉलोअर इन्हें वैज्ञानिक कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके फॉलोअर्स का लेवल एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों से भी गया गुजरा है, जो इन्हें वैज्ञानिक समझ रहे हैं, जो इस
इस तरह के फर्जी और झूठी बातें प्रचारित कर रहे हैं। क्योंकि राजीव दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं है तो इनके फैलाए गए फेक न्यूज पे अब तक रोक लग जानी चाहिए थी। लेकिन जिन्हें धंधा चलाना हो उन्हें फेक न्यूज से क्या मतलब। इनके नाम पर तरह तरह के चैनल खोलकर और इसी तरह की बातें जो इनने फेक न्यूज फैला रखी थी को प्रचारित किया जा रहा है। एक चैनल वाले ने उनकी ये वीडियो डाली थी और उसका टाइटल रखा था राजीव दीक्षित ने किया विज्ञान को फेल। अब राजीव दीक्षित अगर वैज्ञानिक होंगे तो विज्ञान तो फेल हो ही जाएगा, आत्महत्या भी कर लेगा। खैर मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली कई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी इस बात का दावा करती हैं कि उन्होंने अपने लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को एक सर्टेन स्पार्क करके H2O में कन्वर्ट किया है। कुछ ने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड भी यूज किया है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाया। इसके अलावा 6 मई 1937 को एक ऐसी भी घटना घटी थी जिसमें यह पाया गया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर का निर्माण किया था। इस घटना को हाइडेनबर्ग एक्सप्लोजन कहा गया। इसी तारीख में एक जहाज हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर को लेकर जा रहा था। अचानक से किसी कारणवश उसमें विस्फोट हो गया और चूंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है इसीलिए विद इन अ मिनट वो पूरी की पूरी जहाज जलकर खाक हो गई। और चूंकि वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन उपलब्ध है तो उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वह हाइड्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में H2O यानी कि पानी का निर्माण हुआ था। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए पहली बार एक ऐसी घटना थी जिसमें इनने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर पानी के निर्माण को देखा था। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वायु में 21% अगर ऑक्सीजन है तो अन्य गैसेस भी हैं, उनसे भी तो रिएक्ट करके ये बनाया होगा। तो मैं आपको बता दूं, वायु में ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन उपलब्ध है जो कि 78% है, इसीलिए उससे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात कि वायु में 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है तो अन्य जो गैसेस हैं वो इतनी कम मात्रा में हैं कि उससे रिएक्शन होने की कोई संभावना ही नहीं थी। दरअसल विज्ञान में केमिकल रिएक्शन का पहलू एलिमेंट्स के रेशियो के साथ साथ ऊर्जा पे भी निर्भर करता है। चूंकि पानी की उपलब्धता इस धरती पे 71% है और जो लैंड्स हमें दिखते हैं वो 29% है। इस 71% पानी में 96% से भी ज्यादा जो वाटर है वो समुद्री वाटर है। तो जब पानी की उपलब्धता है ही तो लोगों का ध्यान इस पर गया कि क्यों ना हम समुद्र के खारे पानी को मीठे जल यानी कि जो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं उसमें कन्वर्ट कर लें। यह प्रोसेस आसान भी था, जबकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है। 1 ग्राम या यूं कहें 1 ml पेट्रोल को जलाने पर जितनी ऊर्जा पाएंगे उससे 3 गुना ज्यादा हाइड्रोजन 1 ग्राम जलने पर ऊर्जा देता है। इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ एनर्जी विस्फोट कराकर एक साथ रिएक्ट कराकर वाटर बनाना बहुत ही टफ काम है। इसीलिए लैब में डायरेक्ट इसे करने से लोग बचते रहे क्योंकि इससे भी आसान ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल थे। लेकिन राजीव दीक्षित जैसे स्वघोषित वैज्ञानिक का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी नहीं बनने की बात कहकर पश्चिम के विज्ञान को बेकार बताना यह प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं वो दिमागी रूप से गंभीर मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रहे होंगे। राजीव दीक्षित ने न सिर्फ वैज्ञानिक चेतना का ही हनन किया बल्कि इनने इतिहास का भी बलात्कार कर दिया। चूंकि ये राष्ट्रवाद की चरस बोने के चक्कर में थे इसीलिए यह जरूरी था कि पश्चिम की हर बात को जो पश्चिम के वैज्ञानिकों ने या उनकी जो भी उपलब्धियां हैं उनसे ज्यादा उपलब्धि ये बता सके। इसके लिए उनने तरह तरह के काल्पनिक किरदार भी खड़े किए और इन काल्पनिक कैरेक्टर की आयु हमेशा ही एक्चुअल खोजकर्ता या आविष्कारकर्ता के कुछ 100 पूर्व की होती थी। उदाहरण के तौर पे इनका यह वाक्य सुने। पाइथागोरस का जन्म हुआ ईसा से 8 शताब्दी पहले और ईसा के 15वीं शताब्दी पहले के भारत के गुरुकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे यहाँ था। हम उसको बोधायन प्रमेय के रूप में पढ़ते थे। बोधायन एक महर्षि हुए, उनके नाम से वो प्रमेय पढ़ाई जाती थी भारत में ईसा के जन्म के 15 शताब्दी। ये बोधायन को आज से 3500 साल पहले स्थापित कर रहे हैं और क्रेडिट किसका ले रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि पाइथागोरस ईसा से 800 ईस्वी पूर्व में थे। अब इसे राजीव दीक्षित की धूर्तता न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत की जितनी भी प्राचीन लिपियां हैं यहाँ तक कि 14वीं शताब्दी तक की, उन
सारी लिपियों को अंग्रेजों ने 20वीं सदी में ठीक से ट्रांसलेट किया। 20वीं सदी तक कोई भी ब्राह्मण या भारत के जो भी विद्वान थे वह उसे नहीं पढ़ सके थे। आप सीधी तौर पे सोचें कि बौधायन को जो 3500 पूर्व खड़ा कर रहे हैं वह वो समय था जब सिंधु सभ्यता घाटी समाप्ति पर थी। याद रखें, आज से 2500 वर्ष पूर्व का कोई भी लिखित ताम्रपत्र, भोजपत्र या शिलालेख बौधायन के नाम का उपलब्ध नहीं है। न ही बौधायन नाम के किसी इंसान के 3500 साल पहले पाए जाने के एक भी सिंगल प्रमाण है। फिर भी इनने एक फर्जी कैरेक्टर को वहाँ पे स्थापित कर दिया क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का क्रेडिट लेना था। सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उस तक को पढ़वाने के लिए अकबर ने 16वीं शताब्दी में कई ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया था। सारे ब्राह्मण विद्वान आते, आलतू फालतू चीजें बता कर जाते, पर कोई एक संतुष्ट उसका ट्रांसलेशन देकर नहीं गया। आप समझ सकते हैं, जिन लोगों को 2300 साल पहले की लिपि नहीं पढ़ने आती थी वो लोग दावा कर रहे हैं कि 3500 साल पहले बौधायन नाम का पाइथागोरस थ्योरम देकर गया था। कहाँ देकर गया था इसका कोई मेंशन नहीं। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी एक सबूत के इनने मुंह खोला गपोड़ दिया कि बौधायन ने 3500 साल पहले पाइथागोरस थ्योरम दिया था। दरअसल अगर आप लिपि और भाषा के खेल को समझ गए तो फिर इन फर्जी के काल्पनिक चरित्रों को पल भर में आप नंगा कर सकते हैं। राजीव दीक्षित यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने मैथ्स के क्षेत्र में और भी कई सारी फेक न्यूज़ें फैलाई हैं। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये भी सुन लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम जो द्विपद प्रमेय है वो सारी दुनिया को सबसे पहले भारत ने दी, और ये बाइनोमियल थ्योरम भी महर्षि आर्यभट्ट की देन है सारी दुनिया में। और देखा आपने, इनने इसका भी क्रेडिट 5वीं सदी के आर्यभट्ट को दे दिया क्योंकि बाइनोमियल पिछले 1000 सालों के अंदर के हैं। तो स्पष्ट तौर पे यह क्रेडिट उनसे भी 500, 700 साल, 1000 साल पहले जाना ही चाहिए था, और इसीलिए इनने 5वीं सदी के आर्यभट्ट के नाम पर यह फेक न्यूज फैला दी कि आर्यभट्ट ने बाइनोमियल थ्योरम खोज की थी। आर्यभट्ट की लिखी हुई आज तक न तो एक भोजपत्र मिला, न ताम्रपत्र मिला, न ही कोई शिलालेख मिला। और आर्यभट्ट अगर ब्राह्मण थे तो इनकी वंशजें कब से इतनी कपूत हो गईं जो पढ़ना लिखना ही छोड़ दी, उनकी लिपि ही नहीं पढ़ पा रही थी, जो अंग्रेज आकर 20वीं सदी में पढ़ गए। और आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ आज तक न कोई एक नामो निशान मिला। फिर आर्यभट्टिका और ये जो सूर्य सिद्धांत उनके नाम पर फर्जी में लिखा गया है वो उनने कैसे लिख दिया, जबकि आर्यभट्टिका पिछले 80 साल के अंदर लिखी हुई है। अब पिछले 50 साल के अंदर या 100 साल के अंदर लिखी हुई किताब यह दावा करे कि नहीं नहीं मैं तो 2000 साल पुरानी हूँ, मैं 1500 साल पुरानी हूँ, जबकि आज से 1500 साल पहले देवनागरी लिपि थी ही नहीं, और ये आर्यभट्टिका देवनागरी लिपि में लिखी हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजीव दीक्षित यहाँ भी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के ये विज्ञान को भी गलत बताते हैं और इतिहास को भी गलत कर देते हैं। आगे मैं इन पे और भी कई सारे वीडियो लाऊंगा जिन पे इनके एक एक फेक न्यूज को पूरे प्रमाणों के साथ नंगा किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि राजीव दीक्षित सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज ही फैलाए हैं। झूठा चरित्र क्रिएट करना, बिना प्रमाण के खड़ा कर उसको फर्जी का क्रेडिट देना तथा षड्यंत्र के तहत वैज्ञानिक चेतना की हत्या करके भारतीयों को फिर से गुमराह करके, फिर से भारत को पंगु करके, अशिक्षित गोबर बनाकर अपना धार्मिक धंधा करना ही इनका एकमात्र सपना था। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आप विज्ञान के साथ हैं या राजीव दीक्षित के गोबर विज्ञान के साथ। आज बस इतना ही, धन्यवाद।